गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये हमारी क्लास है 26 जिसमें हमारा विषय है, सब्जेक्ट है शिक्षण कौशल। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो पॉइंट है, जो हेडिंग है हमारी, वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए। अब आपका सी टेट जो आने वाला है दिसंबर में, उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अधिगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षण और विधियाँ। ठीक है, अधिगम की विधियाँ भी। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को, उसके बाद हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक है, मैंने बताया था अभी, हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, तो जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा अधिगम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अधिगम के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम। ठीक है, तो अधिगम में हमारा, अधिगम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सबसे पहले, तो अधिगम को हम सबसे पहले इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। क्या बोलते हैं? लर्निंग। ओके, तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है आपका अधिगम का अर्थ। तो आपका अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, क्या होता है? सीखना। फर्स्ट हेडिंग में आपको बताते हैं, फर्स्ट लाइन में आता है इसका फर्स्ट पॉइंट, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक चलती है। ये हम बात कर रहे हैं अधिगम लर्निंग के बारे में, कि जो लर्निंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो जन्म से शुरू होकर, कि बच्चा तब जन्म लेता है, जन्म से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक चलती है, मतलब उसके लाइफ टाइम तक चलती है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। जो सीखना होता है वो आपका लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके ज़रिए कोई व्यक्ति नया ज्ञान और कौशल हासिल करता है और अपने व्यवहार में बदलाव लाता है। मतलब कि सीखना एक आपकी ऐसी प्रक्रिया होती है, एक तो जो जीवन पर्यंत चल रही है, दूसरा इसमें होता है कि जो व्यक्ति होता है वो नया ज्ञान और नए कौशलों को हासिल करता है। तब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं और नए कौशलों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। सीखने से क्या होता है आपका, कि जो आपका बिहेव होता है, आपका जो व्यवहार होता है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। ओके, तो यही है आपका अधिगम, कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से स्टार्ट हो जाती है और नया ज्ञान जो है और नए कौशलों को क्या करती है, हासिल करती है, और जिससे हमारे बिहेवियर, हमारे व्यवहार में भी क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। ओके, अब हमारे इसमें नेक्स्ट हेडिंग है इसकी परिभाषा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट लिख लेना, इम्पोर्टेंट ही लिखवाई है मैंने इसमें दो। फर्स्ट है वुडवर्ड की। तो वुडवर्ड क्या बोलते हैं लर्निंग के बारे में, सीखना विकास की प्रक्रिया है। जो सीखना होता है, लर्निंग होता है, वो क्या होती है, विकास की एक प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ये डेफिनेशन दे देंगे आपको एग्ज़ाम में और बोल देंगे कि ये किस राइटर की, किसने दिए, वुडवर्ड, गिलबर्ट, और भी बहुत सारे हैं, किस किसने दिए, तो आप आंसर में लगाओगे वुडवर्ड। ठीक है, और ये जो आपका है अधिगम, अधिगम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए। और इसमें क्या है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 3 टेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए लर्निंग वाला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता ही है। इसमें से आपके क्वेश्चन आते ही हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका इसमें, नेक्स्ट है किसने दी है आपकी परिभाषा, नेक्स्ट परिभाषा है आपकी गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड क्या कहते हैं अधिगम के बारे में, ये बोलते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। इनका मानना ये है कि व्यवहार के कारण हम कुछ भी बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है, हमारे व्यवहार में ही परिवर्तन आ जाता है, हमारे बिहेव में ही चेंजेस आ जाते हैं। तो जिसको क्या बोलते हैं, सीखना। ये किसने कहा, आपका गिलफोर्ड ने कहा। ठीक है, ठीक है। ये अधिगम ही आपकी एक ऐसी प्रक्रिया है, अधिगम के ज़रिए ही जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने आप को वातावरण में क्या करता है, ढाल लेता है। ठीक है, और अपने लक्ष्य को भी हासिल कर लेता है। अधिगम एक ऐसी चीज़ होती है, सीखना एक ऐसी चीज़ होती है कि जो क्या करती है, व्यवहार में भी परिवर्तन कर देती है, व्यक्ति को वातावरण से भी ढाल देती है, और लक्ष्य को भी हासिल कर देती है, करा देती है। और ये जो हमारा अधिगम होता है, इसको हम अनुभव से भी सीख सकते हैं, अभ्यास से भी, शिक्षा के ज़रिए भी सीख सकते हैं। तो अधिगम हासिल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। ठीक है, अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है इसकी विशेषताएं। विशेषता में हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा विशेषताएं। विशेषता में हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, यह परिवर्तनशील व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि जो आपका अधिगम है, लर्निंग है, वो परिवर्तनशील होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ओके, और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और ये कैसी प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में है आपका, यह नकारात्मक व सकारात्मक दोनों होती है। जो आपका सीखना होता है, लर्निंग होता है, ये आपका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, जन्म से मृत्यु तक। पहले भी मैंने डिस्कस किया था, अभी तो थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो अधिगम होता है ये आपका जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलती है। ये भी इसकी एक विशेषता है। ओके, 4 पॉइंट आता है हमारा, 4 पॉइंट आता है, अधिगम संसार के सभी जीव जंतु में होता है। कि जो आपका लर्निंग है वो संसार के जितने भी जीव जंतु हैं सभी में होता है। सभी जीव जंतु कुछ न कुछ सीखते हैं, अधिगम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 पॉइंट, पूर्व ज्ञान की मदद से विकसित होती है। जो आपका अधिगम होता है ये आपका किससे विकसित होता है, ये आपका पूर्व ज्ञान से विकसित होती है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, ये थे आपके अधिगम की विशेषताएं। ओके, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है अधिगम की, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, सेकंड आता है पर्यावरणीय, थर्ड आता है शिक्षण से जुड़े, फोर्थ आता है पूर्व ज्ञान। ये सभी क्या करते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, 5 आता है विषय सामग्री, 6 है आपका थकान, 7 है आपका अधिगम की इच्छा, 8 है आपका मानसिक स्वास्थ्य, एंड आपका 9 है वातावरण, 10 है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, ये सभी क्या थे आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान कैसे प्रभावित करता है अधिगम को। ठीक है, अब व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान कैसे करता है प्रभावित अधिगम को। देखो, जैसे क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जैसे छात्र होते हैं तो उनकी क्या होती है, जैसे बहुत सारे छात्र हैं क्लास के अंदर, तो उनकी क्या होती है, बुद्धि, उनकी रुचि, इंटरेस्ट, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, ये सब क्या होती हैं, अलग होती हैं। एक क्लास के अंदर अगर बच्चे हैं तो सबकी योग्यता, बुद्धि, इंटेलिजेंसी, रुचि, ये सारी की सारी चीज़ क्या होती हैं, अलग होती हैं बिल्कुल। ठीक है, और इन्हीं विशेषता के कारण क्या होता है कि कुछ छात्र जो हैं वो अध्यापक के काम को क्या करते हैं, आसानी से समझ जाते हैं,
कुछ क्या है, कुछ देर से समझ पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक कक्षा होती है, क्लास होती है, तो उसमें जो अध्यापक हमारा टीचर होता है वो 3 प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं उनका सामना करता है, जैसे मेधावी छात्र, सामान्य छात्र और पिछड़े हुए बालक। ठीक है, मेधावी तो वही कि जो जल्दी से सीख गए, सामान्य वो कि जो मतलब कुछ देर बाद सीख गए, लेकिन पिछड़े बालक वो कि जो बिल्कुल भी नहीं सीख पा रहे। तो इन्हीं के अनुरूप उन्होंने क्या करा, शिक्षण की व्यवस्था करनी होती है। किसको करनी होती है? टीचर को करनी होती है। तो इसी तरीके से जो व्यक्तिगत भेद है वो अध्यापक को छात्र के समझने में पूरा पूरा सहयोग देते हैं। व्यक्तिगत भेद भी अध्यापक को छात्र के समझने में पूरा पूरा सहयोग देते हैं। ठीक है, तो ये आता है आपका व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान के अंतर्गत। अब आपका सेकंड पॉइंट आता है इसमें, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय। तो पर्यावरणीय कारक के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे हमारे परिवार, हमारी सामाजिक, हमारी संस्कृति, हमारी अभिप्रेरणाएं। तो ये सभी क्या करती हैं, छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती हैं। ठीक है, हमारे सीखने को भी प्रभावित करती हैं। हमारी जो पर्यावरणीय होती है, इसके अंतर्गत हमारा परिवार आता है। परिवार क्या करेगा, हमारे सीखने को प्रभावित करेगा। तो ये सारी चीज़ आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, शिक्षण से जुड़े। तो जो हमारे शिक्षण से जुड़े हुए कारक होते हैं, मतलब हमारी शिक्षण से, टीचिंग से रिलेटेड जो हमारी रणनीति होती है, हमारे संसाधन जो उपलब्ध कराए जाते हैं, हमारे विषय वस्तु जो होते हैं, कक्षा से जुड़े हमारे जितने भी कारक होते हैं, वो सभी अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो शिक्षण से जुड़े कारक, शिक्षण से जुड़े कारक से तात्पर्य आपका यही है कि शिक्षण की, टीचिंग के लिए जो हम रणनीति बना रहे हैं, अधिगम संसाधन की उपलब्धता जो है, विषय वस्तु की कैसी प्रकृति है, ये सभी अधिगम को प्रभावित करती है। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो आपका पूर्व ज्ञान से ये तात्पर्य है यहाँ पे कि किसी भी नए विषय को सीखने से पहले, कोई भी हमारा नया विषय है, कुछ भी टॉपिक है, कुछ भी हम नया सीख रहे हैं, उसको सीखने से पहले शिक्षार्थी के पास जो भी ज्ञान होता है या फिर उसकी जो भी जानकारी होती है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, पूर्व ज्ञान बोलते हैं। और जो उसकी ये जानकारी होती है, ये क्या होती है, समय के साथ साथ अलग अलग तरीके से इकट्ठी की गई होती है। ठीक है, और जो ये पूर्व ज्ञान होता है, ये हमारा बहुत हेल्पफुल होता है हमें आगे की कोई भी नई जानकारी लेने के लिए। अगर हमारा पूर्व ज्ञान पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अच्छा है, तो आगे भी हम कोई नई जानकारी लेंगे, कोई भी आगे का ज्ञान होगा, वो एक तरह से सकारात्मक होगा। ठीक है, और अगर हमारा पूर्व ही जो धारणाएं हमारी गलत है, या हमारा पूर्व ज्ञान ही, पहले का ज्ञान ही हमारा गलत है, तो वो हमारे भविष्य के विकास में बाधा डाल सकता है। तो जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है अधिगम को। अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा 5 पॉइंट आता है इसमें, विषय सामग्री। अब ये जो हमारी विषय सामग्री होती हैं, ये भी हमारे अधिगम को क्या बनाती हैं, बहुत ज़्यादा रोचक बनाती हैं। ठीक है, और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं जो हमारी विषय सामग्री होती है। जैसे अगर मान लो कोई भी बहुत टफ तुम्हारा चैप्टर है, या पाठ है, या कोई भी पाठ्यक्रम है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी सामग्री का, दृश्य या फिर श्रव्य सुनने वाली सामग्री का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और जिससे हम क्या करते हैं, अपने पाठ्य वस्तु को बहुत सुगम बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि विषय वस्तु का उपयोग हमें ज़रूरत नहीं है किसी क्रम में, पाठ्य वस्तु में, हम फिर भी उसको बीच घुसाए जा रहे हैं, उसको लगाए जा रहे हैं। नो, जहाँ आपको लगता है कि नीड है, वहाँ हम विषय सामग्री का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है अब थकान।
तो आपका जो थकान होता है ये भी सीखना को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कैसे कि अगर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को थकान है तो वो क्या है, वो अपने काम में, अपने सीखने में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। ध्यान केंद्रित करना उसका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिससे क्या होता है, सीखने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से थकान भी जो है वो अधिगम को प्रभावित करती है। ओके, अब हमारा इसमें 7 पॉइंट आता है अधिगम की इच्छा। आपकी जो इसमें है अधिगम की इच्छा, इसके अंतर्गत है। तो अधिगम की इच्छा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका अधिगम को सीखने में या प्रभावित करने में। आप ही देखो, अगर कोई बच्चा है और उसकी अधिगम करने की इच्छा नहीं है, मीन्स उस कोई बच्चा है उसका कोई भी चीज़ सीखने का मन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, उसकी इच्छा है ही नहीं सीखने की, तो वो क्या करेगा, गुस्सा करेगा, झुंझलाएगा और उस चीज़ को सीखेगा भी नहीं, और वह काम क्या है, सही तरीके से करेगा भी नहीं। और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी इच्छा है किसी चीज़ को करने की, तो वो क्या करेगा, उसको इजीली सीख लेगा, सामने वाली चीज़ उसको और इजी भी लगेगी। तो इच्छा भी डिपेंड करती है, इच्छा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है आपके सीखने को। ओके, 8 है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो भी अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। कि जो जिनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता, वो बच्चे क्या होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, आक्रामक होते हैं, मीन्स लड़ने वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, बहुत सारी अजीबो गरीबो क्या करते हैं, समस्या उत्पन्न कर देते हैं, और कुछ भी चीज़ सीखते नहीं हैं, और अपने जो सहपाठी होते हैं उनके साथ भी संबंध अच्छा नहीं बनाते हैं, और ना ही कुछ सीखते हैं। तो सीखना जो है मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, कि मतलब मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी अधिगम का प्रभावित करने वाला एक कारक है। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर वातावरण। तो जो वातावरण होता है वो भी एक कारक है आपका प्रभावित करने वाला। अब जो कोई बालक है, वो क्या होता है, वंशानुक्रम जो होता है, वहाँ से बालक जो है वो सिर्फ अपने जो पूर्वज होते हैं, उनके जो पहले के लोग होते हैं, उनसे सिर्फ गुण ही प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन उन गुणों का जो विकास होता है वो कहाँ होता है आपका, वो होता है आपका वातावरण में। यदि आपको वातावरण अच्छा मिल रहा है, यदि बच्चे को वातावरण क्या मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो उसके जो गुणों का विकास है वो ठीक दिशा में होगा, ठीक है। अगर वातावरण उसको अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसके जो गुण का विकास है वो ठीक अच्छी दिशा में नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से वातावरण जो है ये भी एक अधिगम का कारक है, कि वातावरण अच्छा मिल रहा है, एटमॉस्फेयर अच्छा मिल रहा है, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10 पॉइंट आता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। तो सीखने के लिए हमारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अगर फिट है, बिल्कुल हम ठीक हैं, तो हम क्या हैं, हम इजीली अच्छे तरीके से क्या है किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो हम किसी चीज़ को थोड़ा सा सीखेंगे, देन हम उसके बाद थक जाएंगे, हम थोड़ा कमज़ोरी फील करेंगे। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी हमारा फिट रहना चाहिए, और जो शारीरिक स्वास्थ्य है ये भी हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है। ओके, तो ये आपके हमने कितने कारक बताए, 10 कारक पढ़ाए हैं, 10 कारक पढ़ाए हैं प्रभावित करने वाले, और भी बहुत सारे हैं, ये इम्पोर्टेंट थे तो इनको हमने पढ़ा कि ये किस तरीके से अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है अधिगम की विधियाँ, ठीक है। अधिगम की विधियाँ जो है हमारी हेडिंग है, हमारी हेडिंग है अधिगम की विधियाँ, ठीक है, जिसमें हमारी बहुत सारी विधि हैं अधिगम की सीखने की। जैसे हमारी फर्स्ट है करके सीखना, सेकंड है परीक्षण करके सीखना, थर्ड है परियोजना द्वारा, फोर्थ है विचार गोष्ठी अधिगम, 5 है हमारा सामूहिक विधि द्वारा सीखना, 6 है निरीक्षण द्वारा, 7 है करके सीखना, और हमारा 8 आता है अनुकरण द्वारा सीखना, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं आपकी अधिगम की विधियाँ। ओके, वो मैंने ये रिपीट कर दिया।
ये वाला रिपीट हो गया। आपकी आती है अधिगम की विधियाँ, ठीक है। हमारी हेडिंग रहेगी अधिगम की विधियाँ, जिसमें हमारी फर्स्ट है करके सीखना, सेकंड है परीक्षण करके सीखना, थर्ड है परियोजना द्वारा, फोर्थ है विचार गोष्ठी अधिगम, 5 है सामूहिक विधि द्वारा सीखना, 6 है निरीक्षण द्वारा सीखना, 7 है, ये तो मैंने बता दिया, 8 है अनुकरण द्वारा सीखना, ठीक है। तो टोटल कितनी है आपकी 7 क्या है आपकी अधिगम की विधियाँ, ओके। जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बात करेंगे हम फर्स्ट पॉइंट की। ये क्या है करके सीखना, ये क्या है हमारी अधिगम की विधि। ये जो हमारी अधिगम की जो हमारी ये विधियाँ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, प्रभावशाली होती हैं, जिनके प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, छात्र को अच्छे से सिखा पाते हैं इन सब विधियों के माध्यम से। तो जिसमें हमारी फर्स्ट आती है करके सीखना, ठीक है। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक का मानना यह है करके सीखने में कि जो भी कार्य हम क्या करते हैं, जो भी कार्य हम करके सीखते हैं, मतलब हम खुद करते हैं, सेल्फ करते हैं, ठीक है। सेल्फ करते हैं, करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग। जो कार्य करके सीखा जाए वह क्या होता है, स्थायी रूप से हमें याद रहता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। करके जो सीखना होता है वो एक बहुत प्रभावशाली विधि होती है। इससे छात्र क्या है अच्छे से सीख पाता है, और जो भी वो सीखता है वो उसका क्या है स्थायी ज्ञान होता है, स्थायी रूप से उसको याद होता है कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने करी थी। तो करके सीखने से ये तात्पर्य है आपका, ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट आता है परीक्षण करके सीखना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, ओके। परीक्षण करके सीखना के अंतर्गत क्या आता है आपका कि इसमें विधित प्रयोगों या फिर खोज के माध्यम से, इसमें क्या होता है बहुत खोजों के माध्यम से किसी भी नियम या सिद्धांत की सत्यता का मापन किया जाता है। ये होता है आपका परीक्षण करके सीखना। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें थर्ड है हमारा परियोजना द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र जो भी सीखता है वह सामाजिक जीवन से संबंधित होता है, ठीक है। परियोजना द्वारा के अंतर्गत क्या आता है आपका प्रोजेक्ट मेथड में, कि इसमें क्या होता है इसका जो दार्शनिक आधार जो होता है वो होता है एक तरह से व्यवहारवाद, ठीक है। और छात्र जो भी सीख रहा है वो सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। परियोजना वाले में क्या होता है कि इसमें छात्र जो होते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने या सहयोग करने की आज़ादी क्या होता है होती है, और इसमें जो छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्या और चुनौती पर काम करने करके ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो क्या आता है इसके अंतर्गत कि जो छात्र है, जो व्यक्ति है, उसे वास्तविक दुनिया की जो समस्या है, दुनिया की जितनी भी समस्या है या चुनौतियों पर काम करके जो भी ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए क्या किया जाता है प्रोत्साहित किया जाता है, और उसे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए आज़ादी दी जाती है परियोजना द्वारा में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका विचार गोष्ठी अधिगम। तो इसमें क्या होता है विचार गोष्ठी अधिगम के अंतर्गत क्या होता है, इसमें हमारे बहुत सारे सेमिनार होते हैं या फिर हमारे वाद विवाद होते, प्रतियोगिता होती हैं विचार गोष्ठी के अंदर। तो उनमें भी अधिगम क्या है अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जो छात्र होते हैं वो अच्छे तरीके से अधिगम कर पाते हैं किसमें, विचार गोष्ठी में भी, ओके। अब हमारा 5 आता है, फिफ्थ है हमारा सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। तो आपका पॉइंट क्या है, सामूहिक विधि द्वारा सीखना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपका क्या होता है कि शिक्षण एक तरीका है, ठीक है। जो हमारी टीचिंग है वो क्या है, शिक्षण जो है हमारा सीखना में यही है इसमें कि सामान्य रूप शिक्षण नहीं, सामान्य रूप से क्या होता है ये देखा जाता है कि जो छात्र होते हैं वो समूह में कार्य करने में क्या करते हैं आनंद का अनुभव लेते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं वो एक समूह में, एक ग्रुप में कोई भी काम करने में, ठीक है।
और आपने मोस्टली देखा होगा कि जो बालक होता है वो क्या करता है कि वो अपने साथी के साथ ही खेलना उसको क्या लगता है, अच्छा लगता है कि कोई उसका फ्रेंड है उसके साथ ही खेलना, उसके साथ खाना खाना, उसके साथ पढ़ना लिखना। तो कक्षा में पढ़ते समय भी छात्र अपने साथी के साथ ही बातें करता है, और कोई भी अगर उसको काम करना होता है तो वो अपने क्या करता है, साथी के साथ ही करता है, अपने फ्रेंड के साथ ही करता है। तो फ्रेंड्स अगर काफ़ी सारे हैं किसी के, तो सामूहिक विधि द्वारा सीखना भी इसी के अंतर्गत आता है कि तब आपका कोई बच्चा तब बच्चा कोई भी ग्रुप में रहकर कोई भी कार्य सीखता है तो वो अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है। और समूह में क्या होता है, समूह में एक साथ कार्य करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि हम बहुत सारे बच्चे हैं एक समूह में किसी कार्य को कर रहे हैं, सामूहिक विधि से एक कार्य कर रहे हैं, तो उनके विचारों का क्या होता है, आपस में आदान प्रदान होता है, उनकी सोच के बारे में पता लगता है, उनके विचार क्या हैं पता लगते हैं, एक दूसरे के बारे में क्या है वो समझते हैं। और जो आपकी सामूहिक विधि होती है, सामूहिक विधि से बच्चों को सिखाना जो होता है, यह आपका क्या है, अध्ययन के स्टार्टिंग में भी कर सकते हो आप, अंत में भी कर सकते हो, और या फिर बीच में भी कर सकते हो। इसका कोई फिक्स नहीं है कि सामूहिक विधि का यूज़ या इस तरीके से सिखाना हम बालक को अध्ययन के एंड में ही करेंगे या शुरुआत में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट ये इतना ही था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है निरीक्षण द्वारा सीखना। जो आपका निरीक्षण होता है ये भी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि लोग दूसरे के व्यवहार को देखकर या उसे याद रखकर भी सीखते हैं। ओके, ये एक तरह से हमारा सामाजिक अधिगम के अंतर्गत भी आता है, जो निरीक्षण द्वारा सीखना होता है। अब आपका जो निरीक्षण द्वारा सीखना है इसके अंतर्गत आपका ये भी आता है, बहुत सारे पॉइंट हैं इसके अंदर, जैसे बाल केंद्रित विधि भी आती है निरीक्षण द्वारा सीखने के अंतर्गत। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा होता है, उस बच्चे के निरीक्षण पर क्या होता है, जो टीचर होता है उसका कोई भी नियंत्रण नहीं होता, सिर्फ टीचर का कार्य होता है कि बालक जो भी निरीक्षण कर रहा है, कोई उस प्रश्न कर रहा है तो वह टीचर क्या करेगा, उसका सिर्फ उत्तर देगा, उसकी समस्या का समाधान करेगा। ठीक है, तो निरीक्षण द्वारा सीखना यही होता है आपका, कि किसी भी चीज़ का निरीक्षण करना, तो उसमें टीचर क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, ये समस्या है, चलो मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो ये आता है आपका निरीक्षण द्वारा सीखने के अंतर्गत। अब आपका है नेक्स्ट अनुकरण द्वारा सीखना। तो अनुकरण द्वारा सीखने का मतलब ये होता है आपका, जैसे कोई भी व्यक्ति है, तो कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के शारीरिक व्यवहार, फिजिकल व्यवहार या क्रिया की क्या करता है, इसमें नकल करता है। अनुकरण से क्या होता है, बच्चे कई चीज़ें जो हैं वो सीख जाते हैं, जैसे बोलना, पढ़ना, रोज़गार के काम, चलना, चित्र बनाना, लिखना, ये सारी चीज़ किस चीज़ से सीखते हैं, अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। लेकिन जो अनुकरण द्वारा सीखना होता है ये आपका पॉजिटिव भी होता है, ये आपका पॉजिटिव भी होता है, और ये आपका नेगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव कैसे होता है, पॉजिटिव है कि अगर कोई बच्चा अपने घर में किसी बड़े को देख रहा है कि वो मैनर से, गुड मैनर से बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे तरीके से ट्रीट आ रहा है, अच्छे तरीके से सारी चीज़ समझा रहा है, तो बच्चे का उस पर क्या असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। वो भी वैसे ही बिहेव करेगा, अच्छे तरीके से बात करेगा, बड़ों का आदर करेगा, नमस्ते करेगा, सारी चीज़ करेगा। नेगेटिव इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है अनुकरण द्वारा सीखने का, कि किसी के घर का एनवायरनमेंट, आस पड़ोस का वातावरण का, या स्कूल का एनवायरनमेंट, या कहीं का भी अगर नेगेटिव है, नेगेटिव लाइक मतलब घर में, आस पड़ोस में, बाहर कोई गालियाँ देता है, गंदे तरीके से बात करता है, तो बच्चा क्या करता है, अनुकरण ही तो करता है, उसको देख के ही तो वो सीखता है। तो उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपका अनुकरण द्वारा सीखने का जो है, इसमें 2 पॉइंट आ जाते हैं, पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता है, और नेगेटिव में नकारात्मक चीज़ें सीखता है। तो हमें अपने घर का माहौल, अपने आसपास का वातावरण हमें हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि बच्चा भी पॉजिटिव सीखे। ठीक है, उनका सीखना भी जो है पॉजिटिव हो। तो ये थे आपके अधिगम के, क्या थे, अधिगम की ये क्या थी, सभी विधियाँ थी
जो बहुत प्रभावशाली होती हैं छात्र को सिखाने के लिए। ओके, और जो छात्र होता है वो इन विधियों के माध्यम से ही अच्छे तरीके से सीख पाता है। ठीक है, तो ये सभी हैं आपकी इम्पोर्टेंट अधिगम विधियाँ। तो यहाँ होती है आपकी वीडियो एक ख़त्म, समाप्त। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी से आगे रिलेटेड, अधिगम का वक्र। वक्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, और उसी के अंदर पढ़ेंगे हम और भी पॉइंट टॉपिक हैं हमारे अधिगम के सिद्धांत, जैसे थार्नडाइक, पावलोव वगैरह ये सारे। तो कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना, सारी वीडियो देखना, सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करे। ओके।